हमारा नेक्स्ट चैप्टर है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। इसका मतलब 8 to 12 मार्क्स इस चैप्टर से मिल जाएंगे। तो अभी देखते हैं इस चैप्टर को मैटर क्या है। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। पहले हम ये जानते हैं कि हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इज सनलाइट. Sunlight is the only primary source of energy we can get. It's the ultimate source of energy भी कह सकते हैं इसे. Sunlight हमें plants sunlight को लेके हमारे लिए फूड बनाते हैं जो कि होते हैं ऑटोट्रॉप्स. अब इन प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स को कौन खाता है? हर्बीवर्स एनिमल्स, जो कि डेयर, शीप जैसे एनिमल्स हैं जो उस प्लांट्स को खा के दूसरे कार्निवोरस एनिमल्स के लिए फूड बनते हैं, मतलब लायन, टाइगर जैसे एनिमल्स का. इस प्रोसेस में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, जिसका मतलब एनर्जी हमने क्रिएट नहीं की, वो हमें सन से मिल रही है, मगर दूसरे फॉर्म्स में हम उसे कन्वर्ट कर पा रहे हैं. तो अभी नेक्स्ट यहाँ पे जो इक्वेशन है ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है और ये फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है. मतलब फोटोसिंथेसिस करने के लिए हमने फर्स्ट 6 CO2 लिए प्लस 6 H2O अंडर सनलाइट एंड क्लोरोफिल. वी गेट C6H12O6 which is the formula for glucose और 6 ऑक्सीजन 6 O2s. अभी चलो और देखते हैं. फोटोसिंथेसिस एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है. इसमें फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस दोनों आते हैं. फिजिकल क्योंकि प्लांट्स में बन रहा है और एक्चुअल फूड बन रहा है. केमिकल क्योंकि सनलाइट एक एक्चुअल एनर्जी ग्लूकोज, मतलब एक चीज़ जो हम खा सकते हैं उसमें कन्वर्ट हो रहा है. तो इट्स फिजियोकेमिकल प्रोसेस. इट्स एन ऑल्सो एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है इसमें. अभी लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, ये हमें दिख रहा है. अभी इसे प्रूव करने के लिए कितने साइंटिस्टों ने कितने एक्सपेरिमेंट से एक एक चीज़ प्रूव की है वो देखते हैं. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट आया वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट. इस वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ ये देखते हैं. उसमें एक साइंटिस्ट था जिसने एक प्लांट लिया. उस प्लांट के अंदर एक लीफ को नॉर्मल छोड़ दिया और दूसरे लीफ को कवर कर दिया पेपर या कुछ चीज़ से. तो उसके बाद कवर वो क्या हुआ कि जब उस साइंटिस्ट ने वो पेपर को जाके टेस्ट किया, मतलब इस वाले में तो स्टार्च मिल गया हमें क्योंकि सनलाइट था, इस वाले को सनलाइट नहीं मिला. इसे स्टार्च टेस्ट करें तो इसमें स्टार्च कुछ भी फॉर्म नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि लाइट उस तक नहीं पहुंच पाया. तो इस एक्सपेरिमेंट में उसने कहा कि सनलाइट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड नो सनलाइट इज इक्वल टू नो फोटोसिंथेसिस. चलो नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट आया बोन. बोन ने हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट किया. ये वैसे बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, पता है होगा आपको. इसने क्या किया कि एक प्लांट में एक लीफ को हाफ KOH में रख दिया. KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. इसमें रखने के बाद क्या हुआ, उसे फिर से जाके स्टार्च टेस्ट किया. जब KOH में एक लीफ को उसमें CO2 नहीं जा सकता क्योंकि KOH ऑलरेडी एक लिक्विड है. लिक्विड के अंदर गैस कैसे ऐड होगी, नहीं हो पाएगी. तो इसने ये प्रूव किया कि CO2 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड बिना CO2 के फोटोसिंथेसिस नहीं होगी. नेक्स्ट आया प्रीस्टली. इसकी एक्सपेरिमेंट थोड़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसने ऑक्सीजन को भी डिस्कवर किया था. मतलब डिस्कवर कोई भी ठीक से नहीं कह सकते, मतलब हाँ एक तरह से डिस्कवर भी किया था इसने. तो इसने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को बेल जार एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, बेल जार. और इसने 1770 में ये किया था. ईयर भी इम्पॉर्टेंट है. इसने फर्स्ट एक जार लिया. जार का मतलब नॉर्मल वाला नहीं, एक प्लेट और एक ग्लास चीज़ थे, उसे ढक दिया. उसमें 2 माइस थे.
माइस 2 रैट थे। क्या हुआ, जार रखने से ऑक्सीजन से कुछ भी अंदर नहीं गया और इसलिए ये दोनों मर गए। सेकंड, इसने एक और जार लिया। इस वाले में क्या किया, इसने एक कैंडल लगा दी और एक माइस लगा दिया। क्या हुआ सेकंड केस में, कैंडल तो ऑक्सीजन नहीं थी और माइस CO2 रिलीज़ कर रहा था ना, तो कैंडल बुझ गई, माइस भी मर गया थोड़ी देर बाद। थर्ड लिया इसने अब क्या किया, एक प्लांट लगाया, उसके बाद एक माइस लगाया और एक कैंडल लगाया। थर्ड केस में क्या हुआ कि जो माइस CO2 प्रोड्यूस कर रहा था वो प्लांट लेके ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहा था, जिसकी वजह से कैंडल नहीं बुझी, माइस जिंदा है और प्लांट भी हेल्थीली ग्रो कर रहा है। तो इसने ये बताया कि ऐसे कुछ प्लांट कोई एयर प्रोड्यूस कर रहा है जिससे ये सब कुछ हो पा रहा है, और इसने 1779 में उस एयर का नाम दिया कि ये एयर ऑक्सीजन है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आया वैन इंजन हाउस का। वैन इंजन हाउस, इसने भी कुछ अलग ही एक्सपेरिमेंट किया। इसने हाइड्रिला प्लांट को टेस्ट किया। मतलब इसने क्या किया कि एक इन्वर्टेड ऐसे वाला फ्लास्क लिया, 2 लिए एक्चुअली। इसमें हाइड्रिला प्लांट रख दिया, दोनों में पूरा पानी भराया और एक टेस्ट ट्यूब को ऐसे ढक के रख दिया। फर्स्ट वाले को जाके सनलाइट में लगाया, दूसरे वाले को एक डार्क रूम के अंदर। तो अब क्या हुआ, जो सनलाइट में था वाटर है, प्लांट है, तो क्या होगा, ऑफ कोर्स फोटोसिंथेसिस होगी और ऑक्सीजन जो रिलीज़ हो रहा था वो बबल्स के फॉर्म में रिलीज़ हो रहा था। सेकेंड वाले में कुछ नहीं हुई। तो क्या हुआ, सेकेंड वाले में कुछ भी नहीं हुआ। तो इसने फिर से बताया कि हाइड्रिला या कौन सा भी प्लांट को लाइट भी चाहिए उसे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट आया जूलियस वन सैक्स, इसका भी ईयर इम्पॉर्टेंट है 1854। इसने ये बताया कि ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्लांट्स में जो ग्लूकोज जो एनर्जी से बन रहा है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। और क्लोरोफिल इज़ फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट। और इसने ये भी बताया कि जो ग्रीन कलर पिगमेंट है उसे क्लोरोफिल कहते हैं, जो प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है, इसी वजह से फोटोसिंथेसिस हो रहा है। नेक्स्ट आया इंगलमैन एक्सपेरिमेंट लेके। इंगलमैन ने और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करती है। इसने क्या किया, एक प्रिज्म लिया, एक प्रिज्म में एक लाइट को डाला। प्रिज्म में लाइट डालोगे तो क्या होगा, विब्रो इफेक्ट होगा, विबजियार इफेक्ट होगा, मतलब 7 कलर के लाइट्स निकलेंगे। इसने अब क्या किया, एक एरोबिक बैक्टीरिया लिया। एरोबिक बैक्टीरिया को यहाँ पे रख के देखा जिस लाइट में वो ज़्यादा ग्रो कर रहा है, और इसने कंक्लूजन में ये निकाला कि ब्लू और रेड लाइट में ये मैक्सिमम ग्रो कर रहा है। अगर दोनों ऑप्शन साथ आए तो दोनों को चूज़ करना, मगर अलग अलग आए तो ऑलवेज चूज़ करना कि सबसे ज़्यादा रेड में हो रहा है। दोनों साथ आए तो दोनों को साथ में ही करेक्ट आंसर होगा। और इसने ये दिखाया कि फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इसी ने दिया है। कौन था, इंगलमैन्स एक्सपेरिमेंट। इंगलमैन, इसका क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो हाँ एक बार देख लेना। नेक्स्ट लास्ट वाला है अभी वेनिल एक्सपेरिमेंट। एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट था। माइक्रोबायोलॉजिस्ट का मतलब है जो बैक्टीरिया, ये छोटे मोटे माइक्रोबॉडीज में एक्सपेरिमेंट करते रहेगा वो। तो इसने क्या किया, आके इसने पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में एक्सपेरिमेंट किया।
और ये बताया कि हमें ऑक्सीजन रिलीज़ तो हो रही है, मगर जो ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है वो H2O से नहीं CO2 से आ रही है। H2O से नहीं मगर CO2 से ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है बोल के बताया। और ये भी स्टेटमेंट दिया कि सूटेबल H डोनर चाहिए हमें ऑक्सीजन के लिए। ये सभी एक्सपेरिमेंट्स तो होते हैं। अभी नेक्स्ट रिएक्शंस में चलते हैं। हमें पता है कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस करते हुए 2 रिएक्शंस होते हैं, एक है लाइट रिएक्शन और दूसरा है डार्क रिएक्शन, जो प्लांट लीफ के 2 डिफरेंट पार्ट्स में होते हैं। उसके बारे में देखते हैं अभी। चलो, उसमें एक है लाइट रिएक्शन हमें ग्राना रीजन में होता है और डार्क रिएक्शन स्टोमा रीजन में होता है, जो मैंने एक्चुअली आपको दिखाया था क्लोरोप्लास्ट दिखाते वक्त। तो भी लाइट रिएक्शन ग्राना में होकर ATP और NADP प्रोड्यूस करता है और वो डार्क रिएक्शन में हेल्प होता है ATP और NADP। अभी लाइट रिएक्शन का मतलब क्या है? लाइट रिएक्शन का मतलब ऑफकोर्स है कि वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है और लाइट में ही छोड़ा, बिना सनलाइट के वो रिएक्शन तो होगा ही। अगर अब डार्क रिएक्शन क्या है, वो भी सेम है क्या? सिर्फ डार्क में होगा? नहीं, डार्क रिएक्शन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट, मतलब उसे लाइट की ज़रूरत नहीं है, मगर ये भी नहीं है कि वो जब डार्क होगा तभी जो वो रिएक्शन करेगा। क्यों? क्योंकि अगर एक बार लाइट रिएक्शन से ATP और NADP बन गए और एक बार ये बनने के बाद डायरेक्टली डार्क रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा स्टोमा में, बिना कुछ लेट किए। और इस रिएक्शन के बाद हमें हमारा ग्लूकोज या स्टार्च जो भी रिजल्ट है वो फॉर्म हो जाएगा डायरेक्टली। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अभी हमें इतना पता है कि क्लोरोफिल इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। क्लोरोफिल या जो पिगमेंट प्लांट में पाए जाते हैं उसमें कुछ वेराइटीज़ है, क्या देखते हैं? वेराइटीज़ भी है उसमें। क्या वेराइटीज़ है? अभी एक है क्लोरोफिल A, जो प्राइमरी पिगमेंट है हमारा। क्लोरोफिल A के बिना कुछ भी नहीं होता, तो सबसे पहले प्राइमरी पिगमेंट इज़ क्लोरोफिल A। और नेक्स्ट आता है क्लोरोफिल B, जो सब पिगमेंट है पर क्लोरोफिल क्या है तो इम्पॉर्टेंट है बहुत। उसके बाद आता है कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स। ये सभी भी पिगमेंट्स होते हैं और ये सभी पिगमेंट्स इसीलिए प्रेजेंट है क्योंकि वो लाइट को ठीक से अब्जॉर्ब करवाएं। तो अभी इसे समझते हैं क्यों इतने पिगमेंट्स चाहिए हमें बस लाइट को अब्जॉर्ब करने में। क्योंकि हमें पता है कि लाइट डिफरेंट कलर्स और रेस की आती है हमारे पास, और प्लांट में क्लोरोफिल हाईएस्ट पार्ट अब्जॉर्ब कर लेता है, क्लोरोफिल A, मगर सब कुछ अब्जॉर्ब नहीं कर पाता ना। तो दूसरे पिगमेंट्स भी हैं हमें हेल्प करने के लिए कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लाइट ये पिगमेंट्स अब्जॉर्ब कर पाए। तो इसमें यूज़ होते हैं क्लोरोफिल A, B, कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स। इसके कलर्स भी इम्पॉर्टेंट है। क्लोरोफिल A जो कि ब्राइट ग्रीन या ब्लू कलर में होता है। उसके बाद है क्लोरोफिल B जो हमें येलो या ग्रीन कलर में मिलता है। उसके बाद ज़ैंथोफिल्स, कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स का मतलब है आप याद कर सकते हो, वो ज़्यादातर कैरेट्स में पाए जाएंगे। कैरेट कौन से कलर में होता है? ऑरेंज। तो ये येलो टू ऑरेंज सब रेंज में रहता है। और ज़ैंथोफिल्स स्ट्रेट अप येलो कलर में ही रहेंगे। तो ये चारों पिगमेंट मिल के लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं। अभी नेक्स्ट पार्ट में चले तो एक ग्राफ है छोटा सा, तो मैं बताऊंगी आपको। चलो ये ग्राफ एक बार देख लेते हैं।
ये ग्राफ में है क्या वैसे अभी, ये अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट और पिगमेंट्स का ग्राफ है, जिसमें आपको इतना दिख रहा है यहाँ पे कि क्लोरोफिल ये हाईएस्ट पिगमेंट अब्जॉर्ब कर रहा है, मगर कुछ केसेस में क्लोरोफिल बी दूसरे कलर का पिगमेंट अब्जॉर्ब कर पा रहा है, ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स दूसरे कलर के पिगमेंट्स अब्जॉर्ब कर पा रहा है। और इस टोटल रिएक्शंस में मतलब सभी मिला लोगे तो हाईएस्ट टू हाईएस्ट या पूरा लाइट अब्जॉर्ब हो जाता है। बस इतने सारे पिगमेंट्स हमें इसलिए हैं क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब कर पाए, उनकी और पर्टिकुलर रेंज कुछ नहीं है, और उससे उसमें हाईएस्ट पूछा जाएगा, हाईएस्ट है क्लोरोफिल ए जो हमारे पिगमेंट्स अब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस के 2 स्टेप्स, एक है फोटोसिंथेसिस 1 और फोटोसिंथेसिस 2। फोटोसिंथेसिस 1 और 2 का मतलब हम क्या समझते हैं, फर्स्ट वाला फर्स्ट आता होगा इसलिए फर्स्ट बताया, या सेकेंड वाला सेकेंड आता होगा, नहीं, एक्चुअली ये रिवर्स में है। फोटोसिंथेसिस 2 पहले होता है फोटोसिंथेसिस 1 से भी, बस 1 और 2 इसलिए है क्योंकि फोटोसिंथेसिस 1 को पहले डिस्कवर किया गया था तो उसे 1 बोल के रख दिया, और दूसरे को बाद में डिस्कवर किया गया था तो उसे 2 बोल के रख दिया। तो अब इसमें क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस 1 में रिएक्शंस एंड जो है वो है सिंगल क्लोरोफिल ए, और फोटोसिंथेसिस 2 में क्लोरोफिल बी में रिएक्शन हो रहा है, और यहाँ पे एंटीने है कंटेन्स 10s ऑफ पिगमेंट्स एंड प्रोटीन्स और 100s ऑफ पिगमेंट्स एंड प्रोटीन्स, और यहाँ पे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोल के होता है एंटीने के प्लेस में, और ये 10s ऑफ पिगमेंट्स एंड प्रोटीन्स को ये भी ऑब्जर्व कर पाता है, मगर यहाँ पे ज़्यादा होते हैं और यहाँ पे जो कि बच्चे कुछ हो जाते हैं जो पिगमेंट्स वही ऑब्जर्व हो पाते हैं। मतलब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मगर वो इसमें क्वेश्चन नहीं आएगा, मगर इसमें क्वेश्चन आएगा। फोटोसिंथेसिस 1 P700 रेंज के लाइट में एब्जॉर्ब करता है, फोटोसिंथेसिस 1 P700 के रेंज में ऑब्जॉर्व करेगा, और फोटोसिंथेसिस 2 P680 के रेंज में ऑब्जॉर्व करता है। ये बात याद रख लेना, इस पर क्वेश्चन आएगा। तो अभी इस प्रोसेस को एक्चुअल में समझते हैं। तो यहाँ पे एक ग्राफ दिख रहा है ना आपको, तो पहले तो हम इतना देख लेते हैं कि सन से एनर्जी हमें डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस 2 पे जाएगी, मतलब इस एनर्जी जाने के बाद फोटोसिंथेसिस 2 में P680 से वो ऑब्जॉर्ब होगी, और फोटोसिंथेसिस 2 में ऑलरेडी प्रेजेंट हुए H2O से वो 4H पार्टिकल्स, हाइड्रोजन पार्टिकल्स प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन को डिफरेंशिएट कर लेगी, ठीक है। ये डिफरेंशिएट करने के बाद जो कि इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में भेज देगी। इतना समझ आया, मतलब सन से फोटोसिंथेसिस 2 में एनर्जी जा रहा है और फोटोसिंथेसिस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में एनर्जी भेज रहा है। इतना समझ आ गया अभी? वेल ठीक है, अभी चलते हैं फोटोसिंथेसिस 1 की तरफ। ये सब कुछ याद रखना, स्पेशली ये P680 का। अब फिर से सन को लेंगे और यहाँ पे हम बस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को देखते हैं। सन से अगेन फोटोसिंथेसिस 1 में भी एनर्जी जाएगा, क्योंकि ऑफकोर्स फोटोसिंथेसिस का फेज है, सनलाइट की एनर्जी तो जाएगी ही, तो यहाँ से एनर्जी जाएगी, मगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से भी एनर्जी इसी में जाएगी, समझे? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में भी जब एनर्जी इसी में आई, यहाँ पे क्या हुआ, ADP जो प्रेजेंट था वो ATP में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब एक्चुअल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे। और ये फोटोसिंथेसिस 1 फेज
इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एक्सेप्टर के पास भी जाएगा और यहाँ से फिर से जाके NaDH भी बनाएगा। इसमें भी ज़्यादा पॉइंट्स पूछे नहीं जाएंगे, बस कौन सा साइकिल पहले आता है, कौन सा फोटोसिंथेसिस बाद में आता है, ये ध्यान रखना। और ये P700 के रे लाइट को एक्सेप्ट करता है, ये बात याद रख लेना। अब चलो चलते हैं नेक्स्ट पे, लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होता है? लाइट रिएक्शन वाटर स्प्लिटिंग, O2 एवोल्यूशन, ATP और NADP फॉर्म होना। मतलब मैंने अभी जो वो प्रोसेस बताया था, ये सब कुछ भी लाइट रिएक्शन के अंदर ही आएगा। इट इज़ अ नॉन साइक्लिक प्रोसेस एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ Z स्कीम। Z स्कीम क्यों कहा गया है इसे? जब इस प्रोसेस को हम ठीक से देखेंगे तो वो ऐसे हो, वो N की तरह लग रहा है, Z की तरह कहाँ लग रहा है? अगर ग्राफ ऐसे हम देखोगे तो N की तरह ही लगेगा, मगर ग्राफ होता ऐसे है। एनर्जी इस तरफ होगी और इंटेंसिटी ऑफ लाइट इस तरफ देखी जाती है, तो इसकी वजह से Z जैसा शेप आया। सन और PS2 और इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो ये Z स्कीम भी कहा जाता है उसे। तो Z स्क्रीन में और क्या है, ये 4 पॉइंट्स याद रख लेना। लाइट रिएक्शन में वाटर स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन एवोल्यूशन और ATP और NADP सिंथेसाइज होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट, साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइजेशन इन स्टोमा लैमेला। इसमें प्रोसेस कोई भी नहीं पूछेगा, मगर ये स्टोमा लैमेला में होता है, इतना याद रख लो एक बार। नेक्स्ट, साइक्लिक रिएक्शन में क्या होगा? ओनली ATP प्रोड्यूस होता है, उसमें NADP नहीं होता प्रोड्यूस। साइक्लिक रिएक्शन में फिर से PS1 PS2 इन्वॉल्व होंगे, मगर फोटोसिंथेसिस 1 में भी दोनों फोटोसिंथेसिस 2 और 1 दोनों भी होंगे इसमें। क्यों? हमें रिएक्शन करना है यार, तो दोनों हो जाएंगे यहाँ पे फोटोसिंथेसिस 1 में, मगर 2 में सिर्फ फोटोसिंथेसिस 1 इन्वॉल्व होगा। दोनों मतलब कंप्लीट नहीं करेंगे उस साइकिल को, बस एक ही होगा फोटोसिंथेसिस 2 में। यहाँ पे H2O स्प्लिटिंग होगा, मतलब लाइट रिएक्शन से ऑब्वियसली हमें पता चल गया कि H2O स्प्लिटिंग तो होगा। और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस 2 को हम ऐसे समझ लो कि ये डार्क रिएक्शन के अंदर आएगा, तो वाटर स्प्लिटिंग ऑलरेडी हो चुका है, फिर से क्यों होगा? तो नहीं होगा। यहाँ पे ATP और NADPH दोनों फॉर्म होंगे जैसे मैंने बताया था, और यहाँ पे सिर्फ ATP फॉर्म होगा और NADPH फॉर्म नहीं होगा। यहाँ पे डेफिनेटली वाटर तो स्प्लिट नहीं हो रहा, अगर O2 ये और O2 भी यहाँ से पे रिलीज़ नहीं होगा, ऑक्सीजन भी रिलीज़ नहीं होगा, मतलब इस तरफ ऑक्सीजन भी रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, बस फोटोसिंथेसिस 1 और फोटोसिंथेसिस 2 को ऐसे देखो कि एक लाइट रिएक्शन है और एक डार्क रिएक्शन। मगर इनडायरेक्टली हम अंदर के प्रोसेस इसमें जाए तो हमें फोटोसिंथेसिस 1 में सेकेंड होगा फोटोसिंथेसिस 2 के बाद। तो हाँ, ऐसे याद रखो कि ये दोनों लाइट और डार्क है, मगर एक्चुअल में रिवर्स प्रोसेस हो रहा है इन दोनों का। नेक्स्ट चलो देखते हैं साइकिल और फंक्शंस। ये थोड़ा दिमाग खराब का खेल है, तो चलो साइकिल्स में 2 साइकिल्स हैं। हमें अभी डायरेक्टली देखें तो मेन साइकिल एक है C3 साइकिल और दूसरा है C4 साइकिल। C3 साइकिल के बारे में फर्स्ट देखेंगे, जो कि है एक यूनिवर्सल पाथवे। मतलब C3 पाथवे या C3 साइकिल यूनिवर्सल है, हर एक प्लान में 100% होगा वो। उसके फर्स्ट कार्बन एक्सेप्टर इज रुबिस्को, जो कि 5 कार्बन कंपाउंड है। उसके बाद फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो है PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। तो ऑफकोर्स C3 3 कार्बन कंपाउंड एक्सेप्ट करेगा, C4 में 4 कार्बन कंपाउंड फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। एग्जाम्पल्स देख लो,
टमाटो एंड पपाया। अभी C3 साइकिल को डिस्कवर किया था मेल्विन केल्विन ने। केल्विन तक याद रख लो, तो इसलिए इसे केल्विन साइकिल भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं केल्विन साइकिल में क्या होता है, उसके बाद हम डिफरेंसेस में जाएंगे C4 को। केल्विन साइकिल में फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें एक एक्स्ट्रा ATP मिलती है। फर्स्ट कार्बन एक्सेप्टर रूबिस्को एंजाइम, राइबोलोज 1,5-bis फॉस्फेट। इसमें ये एक 5 कार्बन कंपाउंड है, जैसे मैंने बताया था। इसमें एक कार्बन ऐड होगा, एक कार्बन ऐड होने के बाद ये 6 कार्बन का अनस्टेबल प्रोडक्ट बन जाएगा। 6 कार्बन का होने के बाद ये 3 में डिवाइड हो जाएगा, मतलब एक 3SH कार्बन के फॉर्म में रह जाएगा, दूसरे 3 का PGA बन जाएगा, मतलब फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, हमारा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। अब इस बचे हुए 3 में 2 ATP और 2 NADP ऐड हो जाएंगे। ATP जो है वो ADP और NADP प्लस फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे दोनों भी। तो बचे हुए कार्बन जो है वो ट्रायोस बिस्फॉस्फेट में जाके सुक्रोज, स्टार्च, ग्लूकोज कुछ भी बना सकते हैं, समझे? मतलब इन्हें बनाने के लिए इतना पूरा साइकिल बनाना पड़ता है, और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए 18 ATP और 12 NADP यूज़ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, याद रख लेना। मतलब ये भी याद रख लेना कि एक ATP यहाँ भी यूज़ हो रहा है हमें ट्रायोस बिस्फॉस्फेट को ग्लूकोज में फिर से ले जाने के लिए। तो ATP का कंटेंट ऑलवेज ज़्यादा होगा NADP से, और वो है 18:12, 18 ATPs और 12 NADPH। ये याद रख लेना। और अगर ये कमिज पूछा जाएगा मगर फिर भी 200 कार्बन का स्टार्च बनाना हो तो इसमें 600 ATP यूज़ होंगे और 400 NADPH यूज़ होंगे। 200 का बनाने के लिए 600 और 400 के यूज़ होंगे ATP और NADPH। तो अभी ये देखते हैं फर्स्ट स्टेप, मतलब रिएक्शन क्या है इसमें। कार्बोक्सिलेशन, उसके बाद रिडक्शन, उसके बाद रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और उसके बाद रीजनरेशन। अभी चलो देखते हैं C4 पाथवे का। C4 पाथवे भी सिंपल है, एक बार देख लो। तो C4 पाथवे को H और स्लैग पाथवे भी कहा जाता है, क्योंकि उसे H और स्लैग ने दिया था। उसमें फर्स्ट कार्बन एक्सेप्टर है फॉस्फोइनोल पायरुवेट PEP, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है एक्सेप्टर में। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनेगा ऑक्सैलोएसिटिक एसिड OAA, जो कि ऑफकोर्स 4 कार्बन का है, क्योंकि हमने कहा था C4 साइकिल है। फिर एग्जाम्पल्स देख लो, मेज, शुगर केन और सोरगम। सोरगम याद रख लेना, क्योंकि सोरगम में क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे। और दे ग्रो इन टेम्परेट रीजन, मतलब हाई टेम्परेचर में ग्रो करेंगे ज़्यादातर। C4 साइकिल में एक्चुअली में क्यों होता है C4 साइकिल? इसलिए कि C3 साइकिल में तो ये साइकिल ठीक है, बन गया ग्लूकोज, सब कुछ बन गया, हैप्पी ना, नहीं, इसमें वाटर लॉस बहुत हो रहा है। तो इसीलिए वाटर को अंदर स्टोर करके, मतलब कम करने के लिए वाटर लॉस को, हम C4 पाथवे भी है हमारे लिए। मतलब C3 पाथवे, C3 साइकिल होने के बाद हमारा C4 साइकिल होता है। ये होता कहाँ पे है वैसे भी? मेसोफिल सेल्स और बंडल सेल्स इसमें मेन पार्ट प्ले करेंगे। तो इस बंडल सेल्स में भी वैस्कुलर टिश्यूज़ है। इस वैस्कुलर टिश्यूज़ में हमारा वाटर कंटेंट जो है वो स्टोर होता है। यहाँ पे मेसोफिल सेल्स जो कवर होते हैं, ये बहुत टाइटली बॉन्ड है, क्योंकि वो ज़्यादा मॉइस्चर को बाहर भेजना नहीं चाहते। और एक एपिडर्मिस की लेयर भी यहाँ पे दिख रही है, उसे कवर करती है वाटर लॉस प्रिवेंट करने के लिए। तो अभी क्या है इसमें पॉइंट्स?
they are tightly packed. Mesophyll cells are tightly packed. Okay, no gas exchange happens. गैस ज़्यादा एक्सचेंज नहीं होगी तो ऑफकोर्स वाटर भी कम ही जाए, लॉस होगा. बंडल शीट सेल्स आर इन मल्टीपल लेयर्स. यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स दिख रहे हैं हमें. और बंडल शीट सेल्स और मेसोफिल सेल्स इतने ज़्यादा है तो ऑफकोर्स क्लोरोप्लास्ट भी ज़्यादा ही चाहिए. मतलब फोटोसिंथेसिस का रेट भी हाई हो रहा है, वाटर लॉस भी कम हो रहा है. नेक्स्ट है प्लाज्मोडेस्माटा. एक सेल और दूसरे सेल के बीच में कनेक्शन को हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं. ये इंटरैक्शन में हेल्प करता है एक दूसरे के सेल से. अब चलो देखते हैं. C4 पाथवे मेनली बंडल शीट्स पे डिपेंड करता है, बंडल शीट्स में डिपेंड होता है क्योंकि मेसोफिल सेल्स C3 पाथवे में ज़्यादातर हेल्प करते हैं नज़र आएंगे हमें. मेसोफिल सेल्स में PEP3C प्रेजेंट होता है जो कि ऑफकोर्स फर्स्ट कार्बन एक्सेप्टर है हमारा C4 साइकिल का. और HCO3 मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है. इस मेसोफिल सेल्स में रूबिस्को एंजाइम इज़ कम्प्लीटली एब्सेंट. और यहाँ पे 2 ATP रिलीज होंगे और C3 साइकिल या C3 एसिड पे रिएक्ट करेंगे ये. और जब यहाँ C4 में रिएक्ट होगा यही मेसोफिल सेल्स, तो अभी बंडल सेल्स में जाके CO2 और 3 ATP और 2 NADP प्रोड्यूस हो रहे हैं. तो और रूबिस्को एंजाइम इज़ एक्चुअली प्रेजेंट हियर, ये याद रख लेना. अभी हमने ये देखा कि 3 ATP और 2 NADP तो हो रहे हैं, DPH ये तो रिलीज हो रहे हैं किस साइकिल में, C4 पाथवे या C4 साइकिल में. अगर हम इसे C3 को में चाहिए, यहाँ पे हमें 2 ATP और दिख गए ना, उन्हें ऐड कर दो बस. यहाँ पे 5 ATP और 2 NADPH मिलेंगे. समझ गए. बस इन वैल्यूज़ को याद रख लेना, इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं. नेक्स्ट है रूबिस्को एंजाइम. इसके बारे में बस छोटे मोटे पॉइंट्स है, देख लेते हैं एक बार. रूबिस्को एंजाइम इज़ द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड. ये प्लांट्स और बैक्टीरिया में प्रेजेंट है. एक कम्पिटिटिव है, मतलब रूबिस्को को हम ऐसे समझ लेते हैं. रूबिस्को एक एंजाइम है हमारा. ये एग्जाम्पल लेते हैं कि ये एक इंसान है, ठीक है. ये रूबिस्को भी एक इंसान है अभी, और इसे 2 सब्सटेंसेस को एक्सेप्ट करना है. एक है CO2, दूसरा है O2. और इसमें ये CO2 क्या हो गया, इसका समहाउ रिलेटिव है. अब क्या होगा, ये एक जॉब है इसके पास जो उसे इन दोनों में से एक को देना है. तो दोनों जब इक्वल क्वालिफिकेशंस होंगे तो वो किसको सपोर्ट करे, किसको जॉब देगा. ये तो रिलेटिव है हमारा, इससे ही जॉब देगा, मतलब इससे ही ज़्यादा प्रायोरिटी देगा. अगर CO2 O2 से बेटर है, समझ लो CO2 O2 से ऑलरेडी बेटर है, तो क्वेश्चन इच नहीं है ना, इसी को CO2 को ही जॉब देगा. अगर CO2 O2 से बहुत कम है, मतलब पूरी तरह से वेस्ट निकला CO2 बकवास है, अभी इससे कुछ नहीं होगा. बस इस केस में वो O2 को चांस लेगा क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी इसकी जॉब है और इसका रिलेटिव तो बहुत वेस्ट निकला, मतलब कुछ भी नहीं है उसमें. तो ऑफकोर्स जो कम्पिटिटिव जो भी है, जो एक्चुअल प्रोवाइड कर सकता है, हेल्प कर सकता है, उसी पे जाएगा ना, तो O2 को एक्सेप्ट करेगा. मगर ये याद रख लेना, अगर दोनों सेम लेवल के होंगे तो वो हमेशा CO2 की तरफ ही प्रायोरिटाइज करेगा. इट इज़ बायस्ड अगेंस्ट CO2. नेक्स्ट साइकिल फोटो रेस्पिरेशन या C2 पाथवे. ये साइकिल ज़्यादा पढ़ाई नहीं जाती क्योंकि ये एक लॉस प्रोसेस है. उसमें ATP और NADP कुछ भी फॉर्म नहीं होता और CO2 भी फिक्स नहीं होता, मगर एक कार्बन लॉस भी होता है हमें.
अगर कार्बन जो भी है वो हमें लॉस होगा तो इस साइकिल क्यों ही है, क्योंकि ऑक्सीजन बनता है इसमें, ऑक्सीजन की रेट इंक्रीज होगी और CO2 की डिक्रीज। तो इसमें क्या है अभी रिएक्शन में, RuBP एक 5 कार्बन का कंपाउंड ऑक्सीजन से मिलके, मतलब ऑक्सीजन ऑलरेडी 0 कार्बन का कंपाउंड है, ऑक्सीजनेस एंजाइम से मिलके फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है जो कि 3 कार्बन का है, मैंने ऑलरेडी बताया था। और यहाँ पे 5 कार्बन कंपाउंड है, यहाँ पे CO2 तो कुछ ऐड ही नहीं हुआ हमें C3 साइकिल की तरह, तो क्या करें, 2 कार्बन का फॉस्फोग्लाइकोलेट बन जाता है उसका, जो कि हमारे लिए उतना मतलब किसी भी चीज़ में यूजेज नहीं हो पाता उसे। तो इसमें हम एक्चुअली इस प्रोसेस पूरा परफॉर्म करने के लिए एनर्जी लॉस कर रहे हैं, और इस प्रोसेस पूरे एनर्जी लॉस करने के बाद भी हमें कुछ नहीं मिलता, तो ये ऑब्वियसली एक लॉस प्रोसेस है, कॉलेज करना चाहिए उसे ज़्यादा, तो इसलिए इस प्रोसेस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। नेक्स्ट है हमें फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में 2 टाइप्स तो हैं, एक है इंटरनल, दूसरा है एक्सटर्नल। इंटरनल फैक्टर्स में क्या है, जेनेटिक एंड ग्रोथ। इंटरनल फैक्टर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस में जेनेटिक मतलब प्लांट ही जैसा है, उसमें फोटोसिंथेसिस इससे ज़्यादा नहीं हो पाई, बहुत कम होगी, जेनेटिकली कम ही है डायरेक्टली, जो ग्रोथ में भी अफेक्ट करेगी। इंटरनल CO2 इज मोर, ये यूजुअली C4 प्लांट्स में देखा जाएगा, जिसमें CO2 बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वो ठीक से फोटोसिंथेसिस करने के लिए उसे सीधा सनलाइट या कुछ ठीक से ना मिल पाए तो प्रॉब्लम हो जाती है। और नंबर, साइज, एज, ओरिएंटेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट एंड मीसोफिल्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसमें। ज़्यादा बड़े क्लोरोप्लास्ट हो गए तो भी प्रॉब्लम है, ज़्यादा नंबर के मीसोफिल हो गए ये भी प्रॉब्लम है, ओरिएंटेशन ज़्यादा हो गया ये भी प्रॉब्लम है, कम हो गया ये भी प्रॉब्लम है, मतलब ठीक से फोटोसिंथेसिस तो नहीं हो पाएगी। एक्सटर्नल फैक्टर्स में लाइट, वाटर, एक्सटर्नल CO2 कंसंट्रेशन और टेम्परेचर, ये 4 फैक्टर्स है इसमें। लाइट, टोटल सन के लाइट में हम बस 10% ही अब्जॉर्व कर पाते हैं, और उस 10% में भी हमें 10% से कम मिल रहा है, तो ऑफकोर्स वो तो प्रॉब्लम ही है। वाटर ठीक से नहीं रहा तो फोटोसिंथेसिस प्लांट कैसे कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। CO2 कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है, वो प्लांट अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा CO2 को, बहुत कम है, बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लेगा ना। टेम्परेचर ज़्यादा हो तो उसे पानी भी ज़्यादा चाहिए, नहीं मिला तो प्लांट ड्राई हो जाएगा। पानी बहुत ज़्यादा है तो वो ठीक से फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, जो कि हमें पता है। यहाँ पे एक छोटा सा इक्वेशन है, सर H2O gives rise to 4H plus 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस O2 मोल के, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस मैंने लिख लिया था। डू नॉट अफेक्ट द रेट डायरेक्टली बट कैन ऑल्टर द रेट फैक्टर्स। ये जो भी O2 का है, H2O का गेम है वाटर का, वाटर डायरेक्टली कम या ज़्यादा हो जाए तो हम मतलब फोटोसिंथेसिस को डायरेक्टली तो अफेक्ट नहीं कर रहा, वो प्लांट को अफेक्ट कर रहा है। इसकी वजह से वाटर बहुत कम हो जाएगा तो प्लांट ड्राई हो जाएगा, तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा, इसकी वजह से स्टोमेटा क्लोज हो गया तो CO2 कैसे एब्जॉर्ब करेगा। प्रॉब्लम तो है मगर इनडायरेक्टली है प्रॉब्लम। या एक दूसरी तरह भी हो सकता है, अगर वाटर बहुत कम हो गया तो प्लांट ड्राई होके वो लीफ कर्ल हो जाएगा ना, मतलब लीफ ड्राई होने के बाद तो गिर ही जाएगा, तो फोटोसिंथेसिस उसमें क्या यूज होगा, समझ गए। तो नेक्स्ट टेम्परेचर एंजाइम्स एंड डार्क रिएक्शन में ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और लाइट में एक पार ड्यूरेशन एक्चुअली इम्पैक्ट नहीं करता उतना, ड्यूरेशन हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन द इट पर इंटेंसिटी। Rate is directly proportional to the intensity.
ड्यूरेशन मतलब बहुत ज़्यादा लाइट या बहुत कम लाइट बहुत देर में पड़ रहा है, उसकी ज़्यादा मतलब एक 2% का लाइट है यार, समझ लो 2% का लाइट है, बहुत देर प्लांट में पड़ रहा है, क्या है जो होगा उतना, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा क्या? नहीं। और इंटेंसिटी ऑफ लाइट 2 से 21 सडनली फोटोसिंथेसिस रैपिड तो हो जाएगा ऑफकोर्स फास्ट, तो इसलिए ड्यूरेशन से ज़्यादा हमारे इंटेंसिटी ऑफ लाइट में ज़्यादा डिपेंड होते हैं। उसके बाद है ब्लैकमैन्स लॉ। ब्लैकमैन्स लॉ क्या है अभी? इन ए केमिकल रिएक्शन द मिनिमल क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। अरे ये क्या अभी समझते हैं इसे। अगर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, समझ लो एक पूरा मील देख लेते हैं। मील में हमने दाल चावल खाए, पानी पिया बहुत, उसमें पिकल ऐड किए, उसमें कुछ और बहुत चीज़ें ऐड करके कर्ड राइस बना के खा लिया, ठीक है। अगर ये सब कुछ खाने के बाद हमने छोटा सा डिज़र्ट कुछ खा लिया, मतलब चॉकलेट या कुछ जो पसंद है, मुँह में कौन सा टेस्ट बचेगा? इस चॉकलेट का ही रहेगा ना। तो बस चॉकलेट सबसे छोटी चीज़ है जो हमने खाई, मगर चॉकलेट का टेस्ट ही चाह रहा है हमें। सेम है, इसका मतलब ब्लैकमैन लॉ ये बताता है कि सबसे छोटा कंटेंट जो होता है, जो वही हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करेगा। इससे एक और एग्जांपल से ये भी देख सकते हैं। एक पेन समझ लो, एक पेन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? एक कैप चाहिए पहले तो, एक रिफिल चाहिए लिखने के लिए, और उसके बाद एक पेन बॉडी समझ लो। अभी 3 केसेस है, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या हुआ, पेन कैप्स 3 बने, रिफिल्स 5 बने, और पेन के बॉडी बस 2 बने। कितने ओवरऑल पेन्स बन पाएंगे? 2 ही बन पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बस 2 ही पेन बॉडीज है। तो सबसे कम वाला फैक्टर यहाँ पे डिटरमाइन कर रहा है कितने एंड प्रोडक्ट्स बनेंगे। यही हमारे टेस्ट बड्स में भी होता है, इतने जो टेस्ट बचेगा हमें वो सबसे मिनिमल, सबसे कम क्वांटिटी वाला ही डिटरमाइन करेगा कि एंड में क्या होगा। अगर कैप्स बस 2 बने थे, रिफिल्स 3 बने और बॉडीज़ 5 बनी, तो 2 ही ठीक वाले पेन बनते ना, समझ गए। तो बस ब्लैकमैन ने इतना कहा है, मिनिमल क्वांटिटीज रेट ऑफ द रिएक्शन को डिटरमाइन करता है। CO2 कॉन्सेंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर, CO2 कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में 0.03 से 0.04% होगा, और लाइट इंटेंसिटी जो यूजुअली हम प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के लिए एब्सॉर्ब कर पाते हैं वो है 400 to 700 नैनोमीटर्स। ये क्वेश्चन आ सकता है, तो एक बार याद रख लेना। टमाटो एंड बेल पेपर आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन CO2 कॉन्सेंट्रेशन। टमाटो एंड बेल पेपर आर स्पेशली डिपेंडेंट ऑन CO2 कॉन्सेंट्रेशन। और अब ये लाइक C3 साइकिल और C4 साइकिल, ये 2 साइकिल तो है हमें। मैंने ऑलरेडी बताया था C3 साइकिल से ज़्यादा C4 साइकिल टेम्परेट रीजन्स पर रहते हैं, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर के रीजन में। मतलब कौन से टेम्परेचर में वो ठीक से ग्रो कर पाएंगे, ये देखते हैं। फर्स्ट C3 साइकिल तो 20 to 25 डिग्रीज में आराम से ग्रो कर लेगा, और मगर टेम्परेचर इससे ज़्यादा हुई तो वो ग्रोथ ठीक से कर नहीं पाए। मगर C4 साइकिल उससे ज़्यादा मतलब 30 to 40 डिग्रीज में रह सकता है, अच्छे से ग्रो कर पाएगा, और वो लाइट में 450 नैनोमीटर्स लाइट ऑब्जर्व करेगा, और ये 360 यहाँ पे, ठीक है। और उससे ज़्यादा ये टेम्परेचर्स याद रख लेना, ये CO2 कॉन्सेंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर याद रख लेना 0.03 और 0.04, 0 के बाद फिर से पॉइंट के बाद 0 है, ये कंफ्यूज कर सकता है वो पूछेगा तो ये पार्ट बहुत अच्छे से याद कर लेना। और ये आप 400 to 700 नैनोमीटर क्लियरली है, 420 680 ये कुछ ना कुछ बदलेगा, तो ठीक से याद रख लेना 400
टू 700 नैनोमीटर। 2 2 ज़ा 4, 7 तो एक्चुअल 7 में एज। अभी एक लेसन हो गया, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। 8 to 12 मार्क्स इस चैप्टर से मिलेंगे।